हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कारिकी को समझने के लिए जठर रस में उपस्थित एंजाइम्स और उनके कार्य के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में हम जठर रस के संगठन और जठर रस किससे स्रावित होता है, कितना अमाउंट में ये स्रावित होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं। और अब देखिएगा, इसमें आज हम जठर रस में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके और उनके कार्य के बारे में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जठर रस में उपस्थित एंजाइम एंड उनके कार्य। देखिए, जठर रस जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 1 से 3 लीटर प्रति 24 घंटे की दर से सेक्रेट होता रहता है आमाशय की दीवार से, है ना। क्योंकि जठर ग्रंथियां आमाशय की सतह में, दीवार में करोड़ों की संख्या में पाई जाती हैं, जो जठर रस का स्राव करती रहती है। हम जान चुके हैं जठर रस प्रकृति में घोर अम्ल होता है, जिसमें हमने 1.5 से 2 pH पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स के नाम, प्रकार और उनके क्या क्या कार्य हैं, उनको एक एक को लेकर हम यहाँ चर्चा करें। मोस्टली जठर रस के अंदर प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम, नाम याद रखना। और काम इसका क्या है? प्रोटीन को पचाना है। लेकिन देखिए, इनमें थोड़ा सा आपको गौर से समझना। पहला एंजाइम हमारा पेप्सिन। वैसे तो नाम से सीधा हमें अंदाजा लगता है ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है और जठर रस में पाया जाता है। लेकिन पेप्सिन एंजाइम प्रारंभ में ही क्रियाशील पेप्सिन के रूप में नहीं होता है। ये बात समझने की है। प्रारंभ से ही ये ऐसी फॉर्म में नहीं होता है कि वो प्रोटीन को पचा सके, है ना, उस पर क्रिया कर सके। तो बात ये है कि ये पेप्सिन प्रारंभ में अक्रियाशील फॉर्म में निकलता है और उस अक्रियाशील फॉर्म में पेप्सिन को पेप्सिनोजन के रूप में जाना जाता है। यानी पेप्सिनोजन के रूप में निकल के आता है प्रारंभ में पेप्सिन। अब पेप्सिनोजन अक्रियाशील रूप है पेप्सिन का, इसको क्रियाशील रूप में बदलना होता है, तब जाके प्रोटीन पर अपना काम करेगा। क्रियाशील रूप में बदलने के लिए जो जिम्मेदार होता है, यानी जिसकी उपस्थिति चाहिए, वो है अम्ल अर्थात HCl। जो हम जान चुके हैं HCl किससे स्रावित होता है? आमाशय के फंडिक भाग की ऑक्जिंटिक कोशिकाओं के द्वारा। ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा की, है ना। आमाशय की जो फंडिक भाग है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, 3 भाग हम पढ़े थे। फंडिक भाग में चीफ सेल एंड जाइमोजन अलग थी और ऑक्जेंटिक सेल अलग थी। ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा पेप्सिन निकलता है, HCl निकलता है, जबकि पेप्सिन किसके द्वारा निकलता है? चीफ सेल के द्वारा, जाइमोजन सेल्स के द्वारा या सेंट्रल सेल्स के द्वारा निकलता है। तो कहने का मतलब ये जो क्रियाशील फॉर्म आएगी पेप्सिन की, उसको क्रियाशील में बदलने के लिए HCl की उपस्थिति अनिवार्य होगी, क्रियाशील में बदल जाए। उसके बाद क्रियाशील होने के बाद पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर क्रिया करेगा और उसको मध्यवर्ती प्रोडक्ट में बदल देगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बदलने का काम करता है। मोस्टली वो होते हैं प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स। जो पेप्सिन है ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को किस में बदल देगा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बदल देगा, मध्यवर्ती उत्पाद में बदल देगा, जिनके नाम प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स हैं। तो हम इसको इस तरीके से इंगित कर सकते हैं। पेप्सिन निकलता है फंडिक भाग की, ये ध्यान रखना है आपको, पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में बताया।
फंडिक भाग की शीट सेल द्वारा, है ना। और ये निकलता किस रूप में है, पेप्सिनोजन के रूप में। जैसा कि मैंने बताया क्रियाशील फॉर्म होती है, इस क्रियाशील को क्रियाशील फॉर्म में बदलने के लिए HCl की उपस्थिति अनिवार्य होती है और पेप्सिनोजन क्रियाशील पेप्सिन में बदल जाता है, क्रियाशील पेप्सिन में बदल जाता है। इसको मैं क्रियाशील लिख दूं, और ये क्रियाशील फॉर्म है इसकी। ठीक है, बात समझ में आई होगी। पेप्सिन आमाशय के फंडिक भाग की शीट सेल से निकलने वाला, जो किस रूप में निकलता है, पेप्सिनोजन के रूप में। जो कैसा रूप है, अक्रियाशील। इसको क्रियाशील में बदलना है। बदलने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, HCl। HCl भी फंडिक भाग की ही दूसरी कोशिकाएं ऑब्जेंटिक के द्वारा निकलता है। इसके द्वारा ये पेप्सिन क्रियाशील में बदल जाएगा। अब पेप्सिन अपना काम करेगा प्रोटीन का, हमें पता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। तो ये पेप्सिन जो क्रियाशील आया हमारे पास, ये अब प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। प्रोटीन को पेप्सिन पचाएगा और मैंने बताया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, फाइनली प्रोडक्ट नहीं बनता है। और फाइनली प्रोडक्ट बनता है तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होती है, किस में टूटती है, खंडित होती है, अमीनो एसिड्स में, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, इंटरमीडिएट बनेंगे, पहले मध्यवर्ती यौगिक बनेंगे, उनको अंत में फिर अमीनो एसिड में बदला जाए। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनेंगे प्रोटीन के, वो प्रोटीएज एंड पेप्टॉन्स है, तो इनको पेप्टॉन्स में बदल दिया जाता है। प्रोटीएज प्लस पेप्टॉन्स। प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टॉन्स जो मध्यवर्ती हैं उनमें बदल दिया जाएगा, है ना। अब देखिएगा दूसरे एंजाइम को लेकर बात करते हैं। दूसरा एंजाइम है हमारे पास रेनिन। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये वही एंजाइम है, जठर रस में निकलने वाला ये वो एंजाइम है जिसको दही बनाने वाला एंजाइम भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, दही बनाने वाला एंजाइम भी कहते हैं, लेकिन कंडीशन वही है। ये रेनिन भी प्रारंभ में अक्रियाशील अवस्था में निकलता है। अक्रियाशील अवस्था में ये रेनिन ना बोल के इसको प्रोरेनिन बोला जाता है। इसको फिर क्रियाशील अवस्था में लाने के लिए वही HCl अम्ल की जरूरत होगी, जिससे रेनिन में जो क्रियाशील फॉर्म होगी इसकी वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो शुरू की कंडीशन तो हमारी ये भी कोई चीफ सेल के द्वारा निकल गया था, फंडिक भाग की, फंडिक भाग स्टमक का और चीफ सेल से द्वारा ही सेक्रेट होता है। लेकिन ये किस फॉर्म में सेक्रेट होता है, प्रोरेनिन जो कैसा है, क्रियाशील फॉर्म है। इसको क्रियाशील करने के लिए वही HCl, और HCl किससे निकलता है, फंडिक भाग की ऑब्जेंटिक सेल से। आपको याद रखना है ना, ये चीफ सेल से, ये ऑब्जेंटिक सेल से। प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में रेनिन क्रियाशील फॉर्म में बदल जाएगा, रेनिन में बदल जाएगा, जो रेनिन एंजाइम की क्रियाशील अवस्था है ना। इस तरीके से ये बदल जाएगा। अब देखिए ये जो क्रियाशील एंजाइम हमारे पास आया, ये अब प्रोटीन पर काम करेगा। लेकिन प्रोटीन कौन सी, जो दूध में पाई जाती है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, केसिनोजन। केसिनोजन प्रोटीन पर यह काम करेगा। हालांकि केसिनोजन प्रोटीन को भी
प्रारंभ में बदला जाता है, रेनिन के द्वारा केसीन में बदल दिया जाता है। केसिनोजन को रेनिन एंजाइम बदल देगा केसीन में, केसीन प्रोटीन में बदल देगा, है ना। अब देखिए वजह यह है केसिनोजन जो है ये घुलनशील प्रोटीन है, दूध में मिलने वाली घुलनशील प्रोटीन है केसिनोजन। इस घुलनशील प्रोटीन को रेनिन के द्वारा अघुलनशील में बदला जाता है, जो केसीन है, पैराकेसिनेट भी कहा जाता है इसको। पैराकेसिनेट केसीन में बदल दिया जाता है, जो केसीन अघुलनशील है। ये अघुलनशील प्रोटीन केसीन कैल्शियम के साथ जब मिलती है, दूध में उपस्थित कैल्शियम आयन Ca2+, है ना, उसके साथ जब मिलती है तो कैल्शियम कैसिनेट बनाती है, कैल्शियम कैसिनेट बनता है। और कैल्शियम कैसिनेट दूध में उपस्थित प्रोटीन का थक्का बनाने का काम करता है, जिससे प्रोटीन थक्का बन करके फट जाती है, जम जाती है और दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर ये केसीन कैसा होगा, अघुलनशील। केसिनोजन के रूप में है तब तक घुलनशील। ठीक है। अब ये केसीन कैल्शियम के साथ संयोजन करके कैल्शियम कैसिनेट बनाता है। कैल्शियम कैसिनेट बनाता है। ये कैल्शियम कैसिनेट क्या काम करेगा, जो क्या नाम से प्रोटीन है ना, सॉरी, ये कैल्शियम कैसिनेट क्या नाम अम्ल की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, थक्का बन जाता है इसका। HCl की उपस्थिति में इस कैल्शियम कैसिनेट का थक्का बन जाएगा, जिससे दूध की जो प्रोटीन है फट जाती है, उसका थक्का बनने के कारण वो जम जाती है और दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, रेनिन को दही बनाने वाला एंजाइम भी कहा जाता है। रेनिन को दही बनाने वाला एंजाइम। कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाए कि दही बनाने वाला एंजाइम का नाम लिखिए। दही बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, जठर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, नहीं, तो आपको इतना ध्यान रखना है। रेनिन बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन एंड रेनिन दोनों ही। आगे तो फिर जठरीय लाइपेज पाया जाता है, जो थोड़ी मात्रा में लिपिड का पाचन करता है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेनिन के बारे में इतना थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिएगा, नेक्स्ट एंजाइम को लेकर चर्चा करते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज को देखिए, जठर रस में लाइपेज, थोड़ा सा गौर से समझना। हम दो एंजाइम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, दोनों इंपॉर्टेंट थे। जठरीय लाइपेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जठर में यानी आमाशय में लिपिड का ना के बराबर पाचन होता है। लिपिड का पाचन जठर में तो ना के बराबर होता है, थोड़ी मात्रा में
जठर में लाइपेज पाया जाता है जठर रस में, उससे थोड़ी मात्रा में लिपिड का पाचन करता है, थोड़ी मात्रा में करता है, ना घबरा। मोस्टली जो लिपिड का पाचन होता है वो तो डोडेनम में होता है, ग्रहणी में, यानी आमाशय के बाद। छोटी आंत में हो सकता है या फिर ग्रहणी जो है, ग्रहणी में सबसे अधिक। वजह ये है क्योंकि वसा के पाचन के लिए अक्सर बेसिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी क्षारीय, एल्कलाइन क्षारीय माध्यम की जरूरत पड़ती है, जबकि जठर में माध्यम अम्लीय होता है, जठर में अम्लीय माध्यम होता है। इसलिए जठरीय लाइपेज के द्वारा ना के बराबर बहुत थोड़ी मात्रा में लिपिड का पाचन होता है और पायसीकरण क्रिया होती है, जिससे उसको थोड़े सरल घटकों में तोड़ दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कम वसा का पाचन होता है। कम वसा का पाचन होता है, वशीकरण क्रिया कहलाती है। और ये जठरीय लाइपेज वसा को, जैसा हम जानते हैं प्रारंभ में, पाठ के प्रारंभ में हमने फूड कंपोनेंट को समझा था, वसा किसका बहुलक होती है, वसा किस किस से मिलकर बनती है, उसमें हमने ट्राइग्लिसराइड की चर्चा की थी, है ना। मोस्टली हम उसको ग्लिसरॉल कह सकते हैं, ग्लिसरॉल एंड उसके साथ कोई फैटी एसिड जुड़ा होता है ना, वसा अम्ल जुड़ता है और जलपघटन के द्वारा वसा का निर्माण होता है। अब देखिए जठर में उपस्थित श्लेष्मा की बात करें, ये तीसरा एंजाइम था। तो श्लेष्मा का तो सीधा सा रीजन है, पता है हमें किस भाग से स्रावित, पाइलोरिक भाग एंड कार्डियक जो भाग है स्टोमक के, उन दोनों के द्वारा मोस्टली ज्यादातर अमाउंट में श्लेष्मा ही, म्यूकस ही स्रावित होता है, इतना हमें पता है ना। अम्ल और एंजाइम तो केवल कौन से भाग से सेक्रेट होते हैं, फंडिक भाग से। सेल्स अलग अलग हो सकती है लेकिन फंडिक भाग से। हम श्लेष्मा की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, श्लेष्मा कौन कौन से भाग से निकलेगी, या तो कार्डिक भाग से और या पाइलोरिक भाग से। अब हम इसकी बात करें तो ये पाचन में तो कोई रोल प्ले करती ही नहीं है। श्लेष्मा का कार्य पाचन करवाना नहीं है, ये खुद कोई पाचन नहीं करवाती। श्लेष्मा तो प्रकृति के अनुसार भी उदासीन होती है और रंगहीन द्रव है, उदासीन प्रकृति का। लेकिन इसका खास फायदा यह है कि ये भोजन को चिकना, नम और लसलसा बनाए रखती है और गीले भोजन पर एंजाइम अच्छे से काम कर सकते हैं। गीले भोजन के साथ एंजाइम अच्छी तरह मिक्सअप हो जाते हैं तो पाचन में सहायता जरूर करवाती है, श्लेष्मा खुद पाचन नहीं करवाती। कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है, श्लेष्मा नम और गीला करती है। दूसरा खास फायदा इसका यह है कि भोजन को नम व लसलसा बनाती है ना। आपको ध्यान रखना है, गीले भोजन पर एंजाइम अच्छे से कार्य कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका अपना रोल हो, यानी सहायता की इसने। दूसरा रोल यह है, श्लेष्मा कंप्लीटली स्टोमक की सतह पर, यानी उसकी भित्ति पर, दीवार पर एक आवरण बनाती है, जिससे घोर अम्ल के द्वारा यानी HCl के द्वारा या फिर HCl के द्वारा आमाशय की जो भित्ति है, जो कोशिकाएं हैं, वो डैमेज नहीं होते हैं, उनको क्षति नहीं पहुंचती है, उनको हानि नहीं पहुंचती है ना, वो खराब नहीं होते। कुल मिलाकर सुरक्षा करने का काम, आमाशय की दीवार को अम्ल के घातक प्रभाव से बचाने का काम श्लेष्मा करता है। उदासीन द्रव है, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता, क्षार का भी नहीं होता इसका। ये बहुत अच्छा फैक्टर है। उस साथ में फैक्टर ये भी है कि भोजन के साथ और कोई इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि आ जाते हैं तो उनका भी इन्फेक्शन स्टमक की दीवार की कोशिकाओं में नहीं हो पाता है, स्टमक की जो भित्ति वाली कोशिकाएं उनमें नहीं हो पाता। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अम्ल के आमाशय की दीवार को
भित्ति को अम्ल के प्रभाव से बचाता है। अम्ल के प्रभाव से बचाते हैं, तो ये अच्छा इसका रोल है। एक कारक अलग से इसमें देखा गया है जठर में, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक कारक देखा गया है और उसको कहते हैं इंटरकोस्टल कारक, सॉरी इंट्रिंसिक कारक बोलते हैं। इंट्रिंसिक आंतरिक कारक कहा जाता है। और दूसरा इसका नाम केस्टल कारक भी है, CASTALE हेक्टा। ये आमाशय में जठर रस के अंदर देखा गया है। इसका अपना कोई विशेष योगदान नहीं होता, लेकिन यह कारक जो है भोजन में उपस्थित विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 के लिए ये केस्टल कारक जिम्मेदार होता है। और B12 का एक विशेष फायदा यह है कि बोन मैरो के अंदर आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, लेकिन ये कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीसी बोन मैरो के अंदर बनती है और उसके लिए विटामिन B12 जिम्मेदार होता है। B12 के लिए केस्टल कारक की उपस्थिति जरूरी है। और ये केस्टल कारक या आंतरिक कारक, इंट्रिंसिक बोल दीजिए, ये कारक जठर रस में देखा गया है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के एंजाइम्स और कारक जो हमने पढ़े जठर रस के अंदर, उनके कार्य, उनके नाम आपको थोड़ा याद रखना है। बाकी का हम HCl के बारे में थोड़ा समझेंगे आगे, और फिर आमाशय के बाद अगले भाग पर ग्रहणी में चलेंगे पाचन को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियोज में। आज के वीडियो में इतना ही। ओके।